पत्रिका लाइव में हमारे साथ मौजूद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शुक्ला जी। आज हम इनसे जो खास बातचीत करेंगे वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर, जिस पर इनकी संस्थान कई वर्षों से काम कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के लिए इस समय एक नासूर बन चुका है प्रदूषण, और उसमें एक महत्वपूर्ण जो किरदार निभा रहा है वो प्लास्टिक है। उसी के जो रिसाइकल पर इनकी संस्थान लगातार काम कर रही है। तो मैं सबसे पहले विनोद जी आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आपकी संस्थान काम कर रही है इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। ऐसा है कि प्लास्टिक, पूरे प्लास्टिक का विरोध नहीं करते जी, हम करते हैं प्लास्टिक कचरे का विरोध। कि प्लास्टिक कचरा किस तरीके से फैलता चला जा रहा है, तो लोगों को ये बताना है कि जो प्लास्टिक कचरा है ना तो ये ज़मीन में जाए, ना पानी में जाए, ना हवा में जाए। ये प्लास्टिक कचरे को ही रोकना है। और इसमें गुड प्लास्टिक क्या है और बैड प्लास्टिक क्या है, क्योंकि लोग बड़े भ्रमित हैं इस बारे में, समझ नहीं पा रहे। क्योंकि पूरे जीवन में तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक है चारों तरफ। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, कैमरा जिससे शूट कर रहे हैं वो भी प्लास्टिक का है, चश्मा ये पहने हो ये भी प्लास्टिक का है। मतलब बाल्टी, बाथरूम से लेकर घर के उसमें, ऑफिसेज में, कंप्यूटर में, टीवीज में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में। लेकिन जो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है वो तो है गुड प्लास्टिक, और जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जैसे पतले पतले ग्लास, थैलियाँ जो रिसाइकल नहीं हो सकती हैं, उनको रिफ्यूज करना है। तो हम जगह जगह जाके, हमारी संस्था के कार्यकर्ता, इसमें हम लोग रैलियाँ निकालते हैं सारे स्टूडेंट्स में, कॉर्पोरेट में, हर जगह ये बताते हैं कि जो प्लास्टिक की बोतल है उसको आप रिसाइकल तक, मतलब उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो रिसाइकल हो सकता है उसको प्रॉपर मैनर्स में अगर ये व्यवस्था हो जाए, क्योंकि इससे पूरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है और वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो रैक पिकर्स हैं, जो बॉटल गिनने वाले हैं। जैसे ये थैलियाँ और ये नहीं बीनते वो जो पतले गिलास हैं, क्योंकि उनको उचित दाम नहीं मिलता उसका, ना रिसाइकल हो पाती वो चीज़ें, मतलब वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। और जो बॉटल है, ये बॉटल से क्या है कि कपड़ा भी बन जाता है, इससे आपके हमारे जैसे बनियान हैं, टी शर्ट्स वगैरह हैं, एम्ब्रेला के हैं, पिलो में हैं, ये सब चीज़ें रिसाइकल से काम आ जाती है। तो इसके बारे में कि क्या गुड प्लास्टिक है, क्या बैड प्लास्टिक है, इसकी पूरी जानकारी जो है हम लोग जगह जगह जाकर देते हैं। इस तरीके से ये हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने गाना भी बनाया है, फिल्म भी बनाई है कि उसमें कितनी भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है प्लास्टिक कचरे के कारण, क्योंकि इसका परसेंटेज 99 में 0.65 से ये अभी बढ़कर करीब 22 से 25%, और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। चिंताजनक बात तो जब पैदा हो गई कि पैसिफिक के अंदर ये प्लास्टिक के आइलैंड बन गए, जो कि कहते हैं कि मैक्सिको से भी बड़े हैं, और दूसरा एक आइलैंड मिला है जो इटली और फ्रांस दोनों कंट्री को मिला दिया जाए, उससे भी बड़ा आइलैंड है। तो ये ऐसे ही बढ़ता रहा, आने वाले कल में हम लोगों के लिए बहुत भयंकर परिस्थिति हो जाएगी। या मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बात की गुड प्लास्टिक की, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो जब उस प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है दूसरे वस्तुओं में, तो उस प्लास्टिक को हम किस कैटेगरी में डालेंगे कि जो रिसाइकल हो गई उसके बाद वो गुड प्लास्टिक में ही रहेगी, या फिर उसका भी एक रूप जो बैड प्लास्टिक में आ जाएगा? अभी जैसे कपड़ा है, अभी कपड़े को इस्तेमाल, ये बहुत सारी चीज़ें रिसाइकिल से जिसकी लोगों को जानकारी नहीं है। अब कपड़ा तो सालों साल चलता ही रहता है, मतलब फटता नहीं है। फिर हमारे यहाँ उसको जब उसको पुराना हो जाता है तो उसको पोछे में काम ले लेते हैं, फिर वो कपड़े भी चले जाते हैं, उनके रेशे बन के दरिया बन जाती हैं, चटाइयाँ बन जाती हैं, बहुत सारे उसके, मतलब वो एक फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं उसके, और वो फॉर्म्स चेंज होते मतलब सालों साल वो उसमें एक पुनर्चक्र में लाना है, मतलब हर चीज़ को एक रिसाइकलिंग के लिए। तो इसलिए ये है कि आप जो है उस चीज़ को किसको आपको साइकिल को जो है रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, रिड्यूस करना है। जब व्यवस्था नहीं है उसको कम से कम प्रयोग में करना है, और बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल ही उसका बहिष्कार करना है। यहाँ आपके संस्थान द्वारा कई जगह एक RBM मशीन
लगाई गई है। तो ये आरबीएम मशीन क्या है और कैसे काम करती है? देखिए, ये जो आरबीएम मशीन्स हैं, इसमें दो तरीके की मशीन्स आती हैं। एक का तो सीधा फ्लैक्स बन जाता है, चूरा पूरा जिसको कहते हैं, और एक बैल के रूप में मतलब वो कम दबा दी जाती है। इससे क्या होता है कि जब वो मशीन लगती है या देखते हैं तो लोग क्या है कि वो जो बॉटल को वो फेंकते नहीं हैं फालतू में, वो उस मशीन में डालते हैं। उसमें मशीन कई तरह की आती है जिसमें कूपन निकलते हैं, जिसमें आदमी को इंटरेस्ट बना रहे हैं, बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे हैं कि एक कूपन में इतना परसेंटेज उनको डिस्काउंट मिल जाएगा खाने पीने की चीज़ों में या एयर टिकट में या ट्रैवल में। इस तरह के अलग अलग ग्रेडेशन की मशीन है। जितना उसको डिजिटल या उसमें आप उसको अपग्रेड कर देते हैं तो उतना ही वो मशीन की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। अब इससे क्या हो रहा है कि आज की तारीख में जितनी मशीनें और भी लगा रहे हैं, हमारी संस्था भी लगा रही है और लगाने के भी प्रोग्राम है, तो ये एक जन जागृति का प्रोग्राम रहेगा और वहाँ से क्या होगा कि कलेक्शन आसानी के साथ हो सकता है। तो इस मशीन को लगाने में जो लागत आती है अभी आप ही वहन कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपने सरकार से इसकी कोई डिमांड की है कि उनके द्वारा भी आपको कुछ सहायता प्राप्त कराई जाए? नहीं, मशीन के लिए हमने सरकार से कोई डिमांड नहीं की है, लेकिन अभी क्या होता है कि अभी ये तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक यज्ञ की तरह है। इसमें सरकार ही नहीं, समाज की भी जवाबदारी है और उद्योग की भी जवाबदारी है, क्योंकि उद्योग भी तो इस पर चिंता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि सरकार, समाज और जो उद्योग हैं प्लास्टिक के, उनके बीच में संतुलन और सामंजस्य होना चाहिए और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए। तो किस तरह से प्लास्टिक जो है एक प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है और कहाँ तक ये नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, अभी कचरा है प्लास्टिक का, अब ये कचरा अभी जगह जगह ये प्लास्टिक पहुंच गया। थैलियाँ गांव-गांव में जहां 3000 से 5000 तक की पॉपुलेशन है, जहाँ नगर पालिका नहीं है, अब वहाँ पर आप सब्जियों में प्लास्टिक पहुँच गया। ये ग्लास आपने देखे होंगे, छोटे छोटे जो प्रोग्राम फंक्शन होते हैं और बड़ी शादियों तक में ये प्लास्टिक के ग्लास उपयोग में लाए जाते हैं। पहले गाँव में जगह जगह में मिट्टी के सकोरे थे, कुल्हड़ थे और मिट्टी के बर्तन चलते थे। वहाँ की जो इंडस्ट्री जिंदा थी। अब ये प्लास्टिक एक तो बाहर से आता है, वहाँ की इंडस्ट्री खत्म हो गई, जो वहाँ के जो उद्योग जिंदा थे। दूसरा क्या हुआ कि ये प्लास्टिक को उठाने वाला कोई नहीं। ये पूरी तालाब के किनारे में हर जगह गांव में आप जहाँ जाएंगे वहाँ ये प्लास्टिक मिल जाए। और प्रदूषण में क्या है कि ये प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जमीन में जाके इसमें रिसाव होके पानी दूषित हो जाता है, पानी चौक हो जाएगा और साथ में आपकी ज़मीन को बंजर बनाएगा। तो इसमें आने वाले कल में अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए, पीने को पानी नहीं मिलेगा, जला सकते नहीं क्योंकि जलाएंगे तो लोग बस अज्ञानवश क्या करते हैं, सर्दी में प्लास्टिक का कचरा दूसरा कचरा मिला के जलाने लग जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। किस तरह से आम लोगों को ये पता लग सकेगा कि भाई ये बैड प्लास्टिक कैटेगरी में है या ये गुड प्लास्टिक कैटेगरी में, और आपकी संस्थान किस तरह से उन्हें अवेयर कर रही है? ये अवेयर कर रही है कि हम फिल्म के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, नाटक के माध्यम से हमने गाना बनाया है। वो गाना अभी हम रिलीज़ करने वाले हैं और ये गाना 10 लैंग्वेज से भी ज़्यादा, लोकल लैंग्वेज में भी, जैसे मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, मलयालम, बंगाली, इस तरीके से लोकल लैंग्वेजेस में भी हम इस गाने को बना रहे हैं ताकि गांव-गांव में जा कर के इस गाने पे लोग प्रोग्राम भी कर सकें, इस गाने के माध्यम से समझ सकें और जगह जगह जाके जो फिल्म्स हैं उसको बताते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी हो सके। हमारे प्रेजेंटेशन वो है जिसमें हम समझाते हैं कि ये कैसे गुड प्लास्टिक है, कैसे बैड प्लास्टिक है। हम थैले बांटते हैं जो प्लास्टिक की बोतल से बने हुए रिसाइकिल किए हुए थैले हैं, टी शर्ट है, तो ये बताने में लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ ऐसी। विनोद जी, कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसका शायद सब्स्टिट्यूट ना हो, जैसे कि अब ग्लासेस की बात हो रही थी, प्लेट्स की, तो कई बार आम लोगों के दिमाग में एक ही बात रहती है कि भाई इनकी जगह आखिर क्या इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसा कुछ व्यवस्था करने की भी कुछ बात हो कि लोगों को अवेयर किया जाए कि प्लास्टिक इस्तेमाल ना करके उसके आज की तारीख में पिछले 6 महीने से तो आप भी देख रहे होंगे कि काफ़ी प्लास्टिक के बारे में जागरूकता है।
जी। और लोगों ने ऑल्टरनेट में, आपने देखा होगा सुपारी के पत्ते बड़ी फाइन फाइन वो चीज़ आ गई, स्ट्रॉ भी दूसरी आने लग गई हैं, लकड़ी के चम्मच आने लग गए हैं प्लास्टिक की जगह, दूसरी जो पत्ते वाले सुपारी के पत्ते, केले के पत्ते और ये पत्तल जो पहले बनती थी वापस उसके, और पेपर के, ये इस तरीके से लोग इस्तेमाल करने लगे हैं अपनी अपनी जगह। मैं तो अब जब शादियों में पहले जितनी तेज़ी से था अभी भी है, और वहाँ जाके हम शादियों में जाते हैं तो लोगों को अपने अवेयर करते हैं। हमारी सब जानते हैं कि ये प्लास्टिक को लेके काम कर रहे हैं। हम जब शादी का निमंत्रण आता है या किसी को भी जाते हैं तो हम पहले ही उनको बोल देते हैं, भाई साहब अगर हमको बुला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, आप कुछ तो सेक्रीफाइस कीजिए। तो अभी क्या है कि लोगों में ये जागृति आई है, कोई स्टील के रख लेते हैं, कोई पानी से धो सकते हैं, या पत्तल, कुल्हड़। अभी हम जहाँ भी शादियों में जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है, और आपने देखा होगा कि कुल्हड़ का प्रचलन वापस आ गया, पहले जितना नहीं था, हर उसमें जगह जगह जाके, और लोग बड़े उससे चाव से पीने लगे। अभी जैसा कि सरकार द्वारा भी लगातार मुहिम चलाई जा रही है, कई जगह पाबंदियां भी लगाई गई है, यूपी दिल्ली में एनजीटी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक जो अनुमानित प्लास्टिक है उस पर रोक लगा दी है। हालांकि फिर भी लोगों के बीच वो आती है, तो कहाँ तक सरकारी अधिकारियों की इसमें नाकामी भी देखने को मिलती है कि उन्हीं की वजह से जो है इस तरह के जो फैक्ट्रीज है जो इस तरह का प्लास्टिक का इस्तेमाल करके चीज़ें बना रही है। तो क्या इस सब की रोक के लिए क्या आपकी तरफ से कोई मुहिम? ऐसा है, मुहिम में ये है कि अगर सरकार के पास तो लिमिटेड मशीनरी है, बाकी तो समाज को जागृत होना पड़ेगा। और समाज क्या है, एक नशे की आदत पड़ गई, जैसे नशे की आदत पड़ जाती है ना, ऐसे प्लास्टिक की हमको आदत पड़ गई। हमारा गाना भी उस पर आधारित है, किसी नशे की जैसी आदत पड़ी है जैसी, प्लास्टिक से यारी गुलामी हुई हमारी। तो अभी आपको जब नशे की आदत पड़ गई और एकदम से छुड़ाना, तो पब्लिक भी चिल्लाने लग जाती है। लेकिन हम सबसे ये कहते हैं, बोले साहब ये सस्ता मिलता है, हमको जाते हैं पार्टीज में तो हमको सस्ती प्लेट और सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व पहले है कि सस्ता महंगा देखो, क्या क्या जरूरी सस्ता महंगा। एक तो पहले लोग ये सस्ता महंगा देखते हैं, लेकिन हालांकि उनको जब कोई अवेयर करे तो वो फिर अस्तित्व की बात पर आता है। एग्जिस्टेंस पहले है। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको इलाज के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, आप अपनी एफिशिएंसी लूज कर जाएंगे। आज जो कैंसर को बढ़ावा मिल रहा है, कैंसर पीने में पानी आ रहा है, कई तरह के पॉल्यूशन से है। तो हमारा ये तो एक बड़ा मूवमेंट है जो हमारा एक लीडिंग मुद्दा है, लेकिन हम विलेज डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और आंतरिक प्रदूषण के लिए भी काम कर रहे हैं, दोनों प्रदूषण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है, क्योंकि अभी ये एक चेतावनी के रूप में आ गया और पूरा विश्व जागृत हो रहा है इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ मैं आपसे बात करूँगा, जैसे कि आपने रैग पिकर्स जो कचरा बीनने वालों की बात की, तो उनके लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि ये एक जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था जो अब ठप सी दिखाई देती है वो दोबारा से प्रचलन में? बात यह है कि हर चीज़ जो अभी है वो अनऑर्गेनाइज हो रहा है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज जो भी थोड़े बहुत करते हैं वो भी अनऑर्गेनाइज है। जो रैग पिकर्स हैं बेचारे इतने उपेक्षित हैं, वो मैं तो कहता हूँ वो हीरोज हैं। अगर वो ना हो तो चारों तरफ कचरा ही कचरा दिखाई। आज विदेशों में रिसाइकल कॉमर्शियल वायबल नहीं है, कारण क्योंकि उसको लाया कौन कचरे को वहाँ से। लेकिन हमारे यहाँ ये कचरा बीनने वाले लोग हैं जिनकी जीविका इस पे चलती है, लेकिन उनको ग्लव्स मिल जाएंगे, उनको प्रॉपर उनकी हेल्थ केयर हो जाए, उनको प्रॉपर जो आज इतना विज्ञान ने तरक्की की है, साइंस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सरकार उनको एक प्रोवाइड करे व्यवस्था, क्योंकि वो एक श्रृंखला जो है सफाई श्रृंखला के बहुत बड़े स्तंभ है। इसलिए हमने आवाज उठाई है, और हमने ये भी आवाज उठाई है साथ में कि जो बाहर से प्लास्टिक फ्लैक्स इंपोर्ट हो रहा है वो बैन है, लेकिन फिर भी वो बैन होने के बावजूद भी एज एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उनको मंगाने का प्रोविजन है। उसको आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो 299% उसकी बढ़ोतरी हो गई है पिछले 3 महीने के अंदर। ये जो है 25,000 टन आया है।
वो वहाँ से सस्ता, जैसे चाइना ने बैन कर दिया, कोरिया ने बैन कर दिया, तो इंडिया में क्यों आ रहा है ये? वो आएगा तो इनको बेचारे को रैक पिकर्स को उनका दाम नहीं मिलेगा, वो उठाएंगे नहीं बोतल। 50 लाख से ऊपर वो परिवार इन्वॉल्व है, वो सब बेरोजगार हो जाएगा। तो मंच ये भी काम कर रहा है कि रैक पिकर को व्यवस्था मिले और जो वहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है प्लास्टिक, उसके लिए कड़ी से कड़ी व्यवस्था की जाए, उसको बंद करना चाहिए। यह हमने मांग की। यहाँ आपने एक और बात आपसे करना चाहूँगा, जैसा कि हम आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये भतीजे भी हैं, तो अक्सर लोगों का एक सवाल रहता है कि क्या इनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, तो इसके बारे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। दो चीज़ें होती हैं, राजनीति, राजकारण। मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं एक आध्यात्मिक आदमी, सामाजिक आध्यात्मिक हूँ। लोगों को प्रदूषण दूर करना, दो चीज़ों पे मेरा काम चल रहा है। जो दीनदयाल जी ने वक्तव्य दिए थे वो क्या थे कि शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि के साथ सामंजस्य करके चलने वाला ही सुखी और संपन्न है। ऐसे मनुष्यों का समूह ही देश का निर्माण करेगा और वासुदेव कुटुंबकम की स्थापना करेगा। आध्यात्मिक रूप में, और जिनको पूरी सृष्टि से प्रेम हो, हर चीज में ईश्वर के दर्शन करते हों और उस सृष्टि से उनको प्रेम हो, उनका प्रेम ना किसी जाति के प्रति हो, ना किसी संप्रदाय के प्रति हो, ना किसी मतलब कोई भी ज्योग्राफी ना होकर यूनिवर्सल हो, ना किसी नस्ल से हो, सब जिसमें जीव जंतु पशु पक्षी, ये हमारी शपथ है। इसलिए हर जगह हम उस शपथ को दिलाते हैं और ये मेरा मिशन है कि अच्छे लोगों का निर्माण हो, अच्छे लोग तैयार हों, वो लोग जो समाज का काम पहले करें, फिर राजनीति। अब मैं आपसे यहाँ चाहूँगा कि पत्रिका.com के माध्यम से आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि पहली बात, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ये काम कर रहा है, तो आप सब लोगों से अपील है कि जो पतली पतली थैलियाँ हैं, आप घर से अपना एक थैला लेके जरूर जाएं। वो आप थैला लेके घर से जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन को बचा सकते हैं, दूसरे जीवन को बचा सकते हैं, आने वाली जो संतानें हैं उसके जीवन को बचा सकते हैं। और जो पतले गिलास हैं प्लास्टिक के, उनको आप कोई त्यौहार में, चाहे आपकी सत्यनारायण की पूजा हो, या आपका बर्थडे कोई मना रहे हों, या शादी हो, या कोई दूसरे अनुष्ठान हो, उसमें आप कृपा करके इन चीज़ों को बहिष्कार करें। एक मंत्र याद रख लें कि क्या करना है आपको, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रिफ्यूज। इनको जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे तो आप इस धरती माँ की रक्षा करेंगे और प्रकृति को अपनी माँ की तरह देखें। जैसे माँ को कोई घायल कर दे या माँ को कोई गंदा कर दे तो आपको कितना गुस्सा आता है, इसी तरीके से ये सबकी माँ है, हम सबकी माँ है। कोई भी जाति का हो, कोई भी देश का हो, ये पूरी मदर अर्थ, ये प्रकृति माँ, इसकी हमको रक्षा करनी है और अपनी माँ की तरह जैसे सेवा करते हैं ऐसी सेवा करनी है। यही मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं विनोद जी द्वारा बताई गई आज अच्छी बातों पर आप गौर करेंगे और अगली बार प्लास्टिक का इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। फिर पेश होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जुड़े रहिए पत्रिका.com के साथ।